दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आज के लाइव शो 3 बजे जो हमारा डेली प्रोग्राम आ रहा है आओ ज्योतिष सीखे में हॉट नोज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के अंदर काफ़ी हेल्पफुल आ रहा होगा। आज आगे की श्रृंखला में हमारी प्रश्न कुंडली चल रही है, उसके अंदर हम नए नए टॉपिक को लेके आ रहे हैं। कुंडली के 12 घरों का ही एनालिसिस इसमें आ रहा है। हम अलग अलग टॉपिक दे रहे हैं कि प्रश्न कुंडली से जिस जातक के पार उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ना हो तो भी हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, प्रश्न कुंडली द्वारा उन चीज़ों का जो आंसर वो चाहता है उसका हम एस्ट्रोलॉजी में जवाब दे सकते हैं। इसके अंदर लगन और कार्यश का रोल होता है। वही 5 नियम इस कुंडली पर भी लगते हैं। आज का मेरा टॉपिक है रोगों के बारे में। हम कैसे जान सकते हैं प्रश्न कुंडली द्वारा कि हमारी किस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज के युग में मेडिकल लाइन ने इतनी तरक्की कर ली है, कई बार उनको भी टेस्टों में बीमारी नहीं आती। यदि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वहाँ राहु पड़ा हो तो उनके टेस्टों में वो बीमारी आती ही नहीं है और जातक को वो बीमारी होती है एक्चुअल में। इस तरह हम जो मेडिकल लाइन से भी जो रोग नहीं कंफर्म होते वो हमारी एस्ट्रोलॉजी से ये रोग हम देख सकते हैं कि किस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है हमें। ये सब एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा पॉसिबल है। ये जो लाइन है मेडिकल लाइन के इक्वलेंट ही पैरेलल लाइन चल रही है। 70 से 80% डॉक्टर भी मेडिकल द्वारा रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। हम भी 70 से 80% ग्रहों द्वारा मेडिकल लाइन का प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। जो मेरा आज का टॉपिक है रोगों के अंदर हमें कुंडली के वही नियम है कि पहले हम जिस जातक के बारे में पूछ रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उस दिन जो तारीख है, टाइम ऑफ बर्थ लिखना है, जितने बजे जो क्लाइंट आपके पास पूछने हैं और शहर का नाम आप जहां बैठे हो वो लेना है। इससे हमारी गोचर कुंडली जो निकलेगी उसके अंदर हम रोगों के द्वारा रोगों को देखने के लिए यूज कर सकते हैं। पहले घर को हमने डॉक्टर मानना है, चौथे घर को हमने ट्रीटमेंट मानना है, 7वें घर को हमने रोग मानना है और 10वें घर को पेशेंट मानना है। केंद्र के चारों घरों को हम मान के इन प्रश्नों का जवाब देना होगा, क्योंकि इस प्रश्न रोगों की कुंडली में जो पहला घर डॉक्टर है तो जिसका लगन भी है, इसलिए 7वां घर रोगों का हमने लिया है। तो 7वें घर का स्वामी कुंडली में जहाँ भी बैठेगा उस बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए आपकी प्रश्न कुंडली का 7वें घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाए तो आपको हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जो हमने पहले सिलेबस में 12 के 12 घरों से बॉडी पार्ट्स आपको आगे फर्स्ट सिलेबस में बताए हैं, उसी को हमने इस रोगों की कुंडली में यूज करना है। दूसरे घर में 7वें घर का स्वामी दूसरे घर में पड़ा हो तो आपको ईएनटी की प्रॉब्लम होगी। तीसरे घर में होगा तो आपको राइट शोल्डर, राइट आर्म्स की प्रॉब्लम होगी। चौथे घर में पड़ा हो तो आपको हार्ट, चेस्ट या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस का होता है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। 5वें घर में होगा तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। 6वें घर में होगा तो आपको नेवल के आसपास, नाभि के आसपास रोगों का खतरा होगा। 6वें घर में नेवल आ जाती है हमारा। 7वें घर में हमारा प्राइवेट पार्ट्स आते हैं बॉडी के, तो हमें प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। 8वें घर में 7वें घर का स्वामी 8वें घर में पड़ेगा तो हमें लैट्रिन सिस्टम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी। 7वें घर का स्वामी 9वें घर में प्लेस होगा तो हमें हमारा बॉडी पार्ट वहां से थाई आता है तो हमें थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। 7वें घर का स्वामी 10वें घर में आएगा तो वहां से हमारा बॉडी पार्ट नीज आते हैं
उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। 11वें घर में हमारा बॉडी पार्ट लोअर लेग आती है, यानी नीज से नीचे और एंकल से ऊपर के पार्ट को हम लोअर लेग कहते हैं, उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। 7वें घर का स्वामी 12वें घर में होगा तो उससे हमारे फीट आते हैं, फीट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें होती है। इस तरह 12 के 12 घरों से हम जान सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो किस बॉडी पार्ट में होगी। अब है क्या रोग लंबा चलेगा, जल्दी ठीक होगा या क्या सिस्टम होगा। इसके लिए यदि 7वें घर से स्लो मूविंग प्लैनेट राहु केतु शनि गुरु लिंक बना रहे हों तो ये जो बीमारी है लंबी चलेगी। यदि फास्ट मूविंग प्लैनेट लिंक बनाए तो ये बीमारी जल्दी ठीक होने वाली बीमारी होती है। 8वें घर का जो लिंक जो बनेगा वो बीमारी हमें बार बार होने वाली बीमारी का खतरा भी इंडिकेशन करती है। अब है कि हमारा 7वें घर का स्वामी 6वें घर में होगा तो 6वां घर जो हमारा है पक्का जो परमानेंट घर है, रोग स्थान इसको कहते हैं, तो ये रोगों को लंबा करने की इंडिकेशन है। 8वें घर का स्वामी 7वें घर से या 7वें घर का स्वामी 8वें घर से लिंक बनाएगा तो जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट यानी होते हैं। 7वें घर का स्वामी 12वें घर में या 12वें घर का स्वामी 7वें घर में होगा तो ये हमें हॉस्पिटलाइजेशन बारे में भी इंडिकेट करता है। इस तरह हम रोगों के को देखकर देख सकते हैं कि जो बीमारी है कैसी होगी। अब चौथे घर में उच्च का प्लैनेट आ जाए तो रोग जल्दी होने का इंडिकेशन है। चंद्रमा इस घर में आ जाए तो बहुत जल्दी रोग ठीक होने वाला है। यदि चारों घरों में पापी ग्रह आ जाए तो ये रोग जो है लंबा चलने वाला होता है। यदि बेनिफिशियल प्लैनेट आ जाए तो ये रोग जल्दी ठीक होने का इंडिकेशन है। यदि 7वें घर का स्वामी लगन से लिंक बनाए तो रोगों को बढ़ने की इंडिकेशन भी है। यदि वहाँ शुभ ग्रह होकर उच्च के ग्रह के होते लिंक लगन से लिंक बनाएंगे तो बीमारी जल्दी ठीक होने की इंडिकेशन है। यदि 10वें घर का स्वामी 7वें घर से लिंक बनाएगा तो जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट का दोस्त होता है, क्योंकि हमने पहले घर को डॉक्टर माना है और 10वें घर को हमने पेशेंट माना है। इस तरह वो रोगों के अनुसार जो डॉक्टर का होगा वो फ्रेंडली रिलेशन वाला होगा। यदि 8वें घर का स्वामी लगन से लिंक बना जाए तो वहाँ डॉक्टर को प्रॉब्लम नहीं देनी, वहाँ पेशेंट को ही प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट को ही मृत्यु तुल्य कष्ट आएंगे। अब जो बेनिफिशियल प्लैनेट होते हैं ये रेट्रोग्रेड हो जाएं तो हमें रोगों को ठीक करने में सहायक नहीं होते, क्योंकि ये कुंडली में मैंने पीछे बताया था कि प्लैनेट उच्च का होकर रेट्रोग्रेड हो जाए तो नीच फल देता है, नीच का प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए तो उच्च का फल देता है। इस तरह हर ग्रह की तस्वीर चेंज हो जाती है। यदि बेनिफिशियल प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो वो रोगों को ठीक होने में सहायक नहीं होगा। यदि नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट रेट्रोग्रेड होगा तो वो रोगों में हमें ठीक करने में सहायता देता है। अब इसमें राहु का बहुत बड़ा रोल होता है। राहु जो है हमने केंद्र के चारों घरों में जब ये घूमेगा तो वो अलग अलग अपनी भूमिका देगा। मान लो यदि राहु लगन में हो तो वहां से हमने डॉक्टर को लिया है तो डॉक्टर को जो रोग है वो समझ में नहीं आएगा, रोग कुछ और होगा और ट्रीटमेंट कुछ और हो सकता है, या डॉक्टर भी भ्रमित है कि क्या प्रॉब्लम है। यदि चौथे घर में राहु आएगा तो चौथा घर हमारा ट्रीटमेंट का है, वो डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आज जातक को प्रॉब्लम कोई और है और दवाई कोई और खा रहा है। इसी तरह राहु 7वें घर में होगा तो रोग कोई और होगा, वो टेस्टों में आता ही नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कई बार मेडिकल लाइन में भी हम टेस्ट कराते हैं, रोग होता है तो लेकिन वो इंडिकेशन में नहीं आता। ऐसी कुंडलियों में 7वें घर में राहु का ही रोल होता है कि रोग कोई और होता है तो वो पकड़ में नहीं आता। यदि 10वें घर में राहु होगा तो पेशेंट का घर होने से वो पेशेंट ही वहाँ सेटिस्फाइड नहीं होगा।
इस तरह हम रोगों की कुंडली में ट्रीटमेंट करते हैं। यदि लगन का और 8वें घर का इत्शाल योग बनेगा तो बीमारी बहुत भयंकर रूप धारण करने वाली होती है। यदि इशराफ योग बनेगा तो वो बीमारी वो है जल्दी ठीक होने वाली होती है। इस तरह कुंडली के चारों घरों को हम यूज करके इस बीमारियों के बारे में हम बता सकते हैं। अब चंद्रमा की भूमिका जो है वो रोगों की कुंडली में भी बहुत इंडिकेशन देने वाली होती है। यदि चंद्रमा 7 पहले घर में आ जाए तो डॉक्टर को फर्स्ट इंस्टांस में ही रोग का पता चल जाता है कि जातक को क्या रोग है, उसका डायग्नोज है, वो बहुत प्रॉपर ठीक चलेगा। यदि चंद्रमा चौथे घर में आ जाए तो ट्रीटमेंट जो है बहुत सही चल रहा होता है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होने वाला होता है। यदि चंद्रमा 7th हाउस में आ जाए तो ये भी एक इंडिकेशन है कि रोग जो है बहुत जल्दी ठीक होने वाला है। यदि ये चंद्रमा 10th हाउस में आ जाए तो वो जातक जो है बहुत ही डॉक्टर से सेटिस्फाइड होगा। जो रोगी होगा वो अपनी दवाई से, ट्रीटमेंट से बहुत ही सेटिस्फाइड होगा। इस तरह हम चंद्रमा का जो प्रश्न कुंडली में बहुत बड़ा रोल होता है। जिस घर में भी चंद्रमा आ जाए वो एक पॉजिटिव संकेत होता है। यदि चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण में रहेगा तो उसकी इंडिकेशन हम पॉजिटिव लेंगे। यदि चंद्र का नेगेटिव हाउसेज में 6, 8, 12 घरों में हो जाएगा तो वही चंद्रमा जो है अपना रिजल्ट को चेंज कर देता है, पॉजिटिविटी बजाय नेगेटिविटी देने लग जाता है। इस तरह हम कुंडली के मुताबिक देखकर हम ठीक कर सकते हैं। आगे है कि मंगल जो है पहले घर में या 8वें घर में मंगल जो आ जाए तो वो एक चंद्र मंगल की युति जो होती है वो बुखार को इंडिकेट करती है, तो जातक को फीवर हो सकता है। इसी तरह मंगल जो है एस्ट्रोलॉजी में ब्लड से रिलेटेड इंडिकेशन करता है। यदि चंद्रमा और मंगल दोनों ही शुभ और पावरफुल होंगे तो जातक को हाई ब्लड प्रेशर होने की इंडिकेशन है। यदि चंद्रमा और मंगल वीक होंगे तो लो ब्लड प्रेशर की इंडिकेशन है। इस तरह हम रोगों के अनुसार हम प्रश्न कुंडली के द्वारा बड़े आराम से जातक को बिना उसकी डेट के, टाइम के, प्लेस ऑफ बर्थ के हम प्रश्न कुंडली जो एक प्रश्न उदय शास्त्र हमने इसको बोला है उसके अनुसार ये बहुत सटीक रिजल्ट देता है। और किस ग्रह को हमने ठीक करना है, जो भी ग्रह हमें इस कुंडली में प्रॉब्लम दे रहा होता है उसको ही हम ठीक कर दें तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाता है। इस तरह हम रोगों को अनुसार जातक को देखकर प्रश्न कुंडली से विदाउट एनी कोई टेस्ट, जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट लेते हैं, इसमें हमें कोई टेस्ट के बिना ही हम इंडिकेशन दे सकते हैं कि कौन सा रोग आएगा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। मेरे पास एक सज्जन जम्मू से आए थे जो इधर किडनी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो गुजरते वक्त मेरे ऑफिस में आए, सरदार फैमिली से वो जेंटलमैन थे। उन्होंने प्रश्न मेरे से लगवाया कि देखो पंडित जी इस कुंडली में क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको देखा कि 7वें घर का स्वामी जो है 6th हाउस में नेवल के आसपास का रोग में बना। तो मैंने उसको इमीडिएटली बोला, क्योंकि गुरु का लिंक बन रहा था, तो मैंने उस सज्जन को बोला कि सर जी ये किडनी की प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है। तो इतना वो हैरान हुए कि हमने तो जम्मू में इतने टेस्ट करवाए हैं तो किडनी की ट्रीटमेंट का जो उन्होंने किसी ने इंडिकेशन नहीं किया। लेकिन बाद में लेटर आवर स्टेज में आके हमें किडनी हॉस्पिटल वालों ने टेस्ट करवाए तो ये रोग हमें पता चला। तो इसको तो हमने 4-5 साल लगे हैं हमारे इस रोग को टेस्टों के अंदर लगाते हुए। आपने तो 1 मिनट में ही हमें किडनी के बारे में बता दिया, ये क्या आपका सिस्टम है। वो सज्जन इतने प्रभावित हुए मेरे से कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही दम है। ये मेडिकल लाइन से भी ये लाइन किसी समय हमें ऊपर लगती है। इसलिए जातकों को फेथ होना चाहिए। फेथ तभी होता है जब किसी के साथ कोई अचंबा या कोई चीज ऐसी हो जाए
जो उसकी छाप जो है उसके मन के ऊपर, ब्रेन के ऊपर छाप छोड़ जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि आम जातकों का एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डामाडोल थोड़ी सी स्थिति जल्दी हो रही है, क्योंकि कुछ तो ये इंडस्ट्री है आजकल अनक्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर के पास आने से उनको इतना ज्ञान नहीं है, जिससे इस लाइन की थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, और जो क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए ये मामूली बात होती है। इसलिए आप जब भी इन प्रश्नों का जवाब लेना हो तो बजाय किसी अनक्वालिफाइड एस्ट्रोलजर के जाने की बजाय आप क्वालिफाइड एस्ट्रोलजर के पास जाइए, ताकि आपको इसका ठीक समाधान मिल सके। और ये क्या है, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी पैसा, एक मेडिकल लाइन में हम टेस्ट करवाने जाते हैं तो 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया मामूली टेस्ट, जो स्कैनिंग के नाम पे ये चीज़ें होती हैं, स्कैनिंग के अंदर चीज़ें वो ढूंढते हैं, और कई बार वो 1 या 2 बार कहने को रिकमेंड भी कर देते हैं, या पैरेलल डॉक्टर की सजेशन के लिए भी कहा जाता है कि एक जगह आप और द्वारा कर लो। इसलिए आप इसको भी, एस्ट्रोलॉजी को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। यदि कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आइए, हम आपकी कुंडली देख के इसका ट्रीटमेंट देंगे। ये मेडिकल लाइन जो है एस्ट्रोलॉजी के लाइन के साथ बिल्कुल मिलती जुलती लाइन है, इसलिए आप इसको देखें और इससे पॉजिटिव बेनिफिट लें। यदि आज का मेरा टॉपिक जो रोगों के ऊपर मैंने ये दिया है आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हॉट नोज इंडिया डिवाइन मोक्ष पर को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं डेली आपको लाइव शो दे रहा हूँ, इसलिए आप हमें सपोर्ट करोगे। आपकी सपोर्ट के बिना कोई भी जो चीज़ है वो प्रभावकारी नहीं होती। इसलिए जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो कीजिए। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आपका दोस्त डेली आपको इसके ऊपर प्रोग्राम दे रहा हूँ। और यदि कोई इसमें कोई आपको त्रुटि लगे, आप हमारे चैनल को संपर्क कर सकते हो, मुझे संपर्क कर सकते हो। मैं आपको डेली इस शो में अपना नंबर भी दे रहा हूँ। मेरा पर्सनल नंबर है 9780050013, 988888222326। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।